दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मानव एवं पर्यावरण खंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि, सम्मेलन और समझौतों के बारे में जानेंगे जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र के लिए और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले हम यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप जान लीजिए यूएनईपी जो है इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है और इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ये संस्था स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नैरोबी यानी केन्या में है। और यूएनईपी के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और दोस्तों यूएनईपी पर्यावरण संरक्षण के बारे में विश्व में अग्रणी प्राधिकार है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करता है। और यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र तंत्र के भीतर सतत विकास के पर्यावरण संबंधी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है और दुनिया के पर्यावरण के लिए अधिकार के साथ हिमायत करता है। भारत में यूएनईपी ये 2016 से इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। और यूएनईपी जो है भारत में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका फोकस क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी प्रबंधन और पर्यावरण शासन, पर्यावरण की समीक्षा, हानिकारक पदार्थ और संसाधन का कुशल उपयोग करना इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इसका नोडल मंत्रालय दोस्तों आप जान लीजिए कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले जो प्रयास हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास यूएनईपी के द्वारा किया जा रहा है और ये संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है यूनेस्को है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ये ऐसे तो डायरेक्टली पर्यावरण से संबंधित नहीं है लेकिन पर्यावरण के संबंध में ये महत्वपूर्ण प्रयास करता है उसके संरक्षण के लिए। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और स्थापना 1945 में हुई थी। 1970 में मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था और इसका कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति का निर्माण करना है। दोस्तों यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करता है। लेकिन आप जान लीजिए कि मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम जो सीधे तौर पर ये पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, ये यूनेस्को के द्वारा 1970 यानी 1970 में संचालित किया गया था। एक महत्वपूर्ण दोस्तों कार्यक्रम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव कोष। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, WWF कहा जाता है। और ये जो है प्रकृति संरक्षण के लिए विश्वव्यापी कोष है। इसका गठन 1961 में हुआ था और उसी वर्ष इसका पंजीकरण एक परोपकारी यानी चैरिटी संस्था के रूप में हुआ। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान और रख रखाव संबंधी मामलों पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा विश्व वन्य जीव कोष 1961 में स्थापित संस्था है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
अब आइए जानते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। रामसर सम्मेलन क्या है? दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था और ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड या जो दलदली भूमि है उनके धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि विशेषकर पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित अभिसमय है और 2 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड है और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में प्रत्येक में 10-10 वेटलैंड्स रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल हैं। और आप जान लीजिए कि अगस्त 2022 तक भारत में कुल 64 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। विश्व का प्रथम रामसर स्थल कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। और गुजरात भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है। पर्यावरण सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रयास जो है स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये सम्मेलन जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था और स्टॉकहोम सम्मेलन में ही दोस्तों प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प किया गया और इसे यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना और पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में अगर जो देखा जाए तो ये जो है स्टॉकहोम सम्मेलन दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि मई 2019 में स्टॉकहोम सम्मेलन की बैठकों का विषय स्वच्छ ग्रह, स्वस्थ लोग, रसायनों और अपशिष्ट का अच्छा प्रबंधन था। और स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत जो पार्टियां हैं अनुलग्नक क में डाइकोफोल को बिना किसी छूट के साथ PFOA को भी सूचीबद्ध किया गया। और रॉटरडम सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 नए रसायन कोरेट और HBCD को अनिवार्य PIC प्रक्रिया के लिए सूची में जोड़ा गया। 2022 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर वंदना शिवा किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो ये भारत की मशहूर पर्यावरणविद हैं। ये नवदान्य आंदोलन से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है वह सिविल इंजीनियर जिन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है, तो ये चेवांग नोरफेल हैं। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है? माइक पांडे को। चिपके आंदोलन 1973 कब प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में गौरा देवी के जो है निर्देशन में या उनके प्रणेता गौरा देवी हैं और अन्य समर्थकों में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा हैं। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो केरल में स्थित है शांत घाटी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयासों में पर्यावरण संरक्षण के लिए UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का पृथ्वी सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था और ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इसके द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि लाया गया। इसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके द्वारा विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित करने पर जोर दिया गया। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषित किया गया। एजेंडा 21 का अर्थ है कि पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना। एजेंडा 21 में जो शामिल बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला तो ये है कि जैविक विविधता का सर्वेक्षण, संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है जैविक विविधता। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सभी को स्वच्छ जल, खाद्यान्न और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया एजेंडा 21 के द्वारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। 20वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया। इसकी मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है और समझौता की समीक्षा 5 वर्ष पर करने के लिए पृथ्वी
सम्मेलन +5 यानी 1997 में आयोजित किया गया था। आप जान लीजिए एजेंडा 21, ये इसमें जो प्रमुख चीज़ें शामिल हैं, जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, इसके अलावा सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल एजेंडा 21 के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन का जो 20 वर्ष पूरा हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में 2012 में रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया और रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, यानी भविष्य जो हम चाहते हैं। और रियो 20 सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 2022 में पृथ्वी सम्मेलन के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बेसल सम्मेलन है जो 1989 में हुआ और इसमें घातक पदार्थों के सीमा पार आवागमन तथा निष्पादन से संबंधित बेसल संधि 12 मार्च 1989 को बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। 2019 मई 2019 में बेसल सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण मुद्दे ई वेस्ट यानी ई कचरा के बारे में तकनीकी दिशा निर्देश और वे शर्तें शामिल की गई, जिसमें प्रयुक्त बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सीधे पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण या विफल विश्लेषण के लिए गैर कचरा माना जाएगा। एक सम्मेलन है दोस्तों रॉटरडम सम्मेलन, तो ये 24 फरवरी 2004 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर जो है साझा जिम्मेदारी लेंगे और रासायनिक या हानिकारक रसायन जो हैं उनको ले जाना राष्ट्रों की समझ साझेदारी पर निर्भर होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास है, आप देख सकते हैं, जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में CBD कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका उद्देश्य दोस्तों जैव विविधता संरक्षण और जैव अवयवों का सतत उपयोग और जेनेटिक रिसर्च का उपयोग तथा उपभोग करने पर जोर देना है। इसमें पर्यावरणीय जैव विविधता की सुरक्षा हो सके। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया और IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में की गई थी। इसके 3 समूह हैं, एक तो वैज्ञानिक आकलन, दूसरा पर्यावरणीय समस्या की जानकारी और तीसरा जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं दोस्तों, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये सभी कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। IPCC रिपोर्ट 2021 और 22 में जो प्रकाशित हुई उसमें ये कहा गया कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और शताब्दी के अंत तक समुद्र का जलस्तर लगभग 2 मीटर बढ़ सकता है। और IPCC में अपनी 6वीं आकलन रिपोर्ट का पहला भाग क्लाइमेट चेंज 2021 यानी 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस ये और दूसरा भाग क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स एडाप्टेशन एंड वर्नरेबिलिटी ये शीर्षक से जारी किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 है। पृथ्वी 2 सम्मेलन इसको कहा जाता है और इसका मुख्य मुद्दा जल और स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी था। ये शिखर सम्मेलन पृथ्वी से संबंधित शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद हुआ था। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है दोस्तों, ये देखिए कन्वेंशन है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये WWF की मदद से कार्य करता है और ये उन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है जो आज विलुप्तता के कगार पर हैं। इसमें 3 परिशिष्ट या श्रेणियां हैं। पहला है कि जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, जैसे चीता, हाथी, भालू का। दूसरा अपेंडिक्स है कि वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा लेकिन कठोर नियंत्रण में, जैसे हिप्पोपोटामस। और तीसरा है कि कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव को बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करें, जैसे वालरस।
एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है बाली सम्मेलन, 2007 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नुसा दुआ नामक स्थान पर 2007 में बाली सम्मेलन आयोजित हुआ। कानकुन सम्मेलन 2010 में मैक्सिको के कानकुन में आयोजित हुआ। ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। विश्व के देशों द्वारा इसमें जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की स्वीकृति दी गई और इसमें 2020 तक 20 से 25% तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर सहमति बनी थी। डरबन सम्मेलन 2011, दिसंबर 2011 में डरबन दक्षिण अफ्रीकी शहर में जो है जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का भविष्य तय करना, जो 2012 में समाप्त हो रहा था और इस सम्मेलन के अंतर्गत ग्रीन जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित की गई थी। इसी क्रम में लीमा सम्मेलन 2014 आयोजित किया गया। दोस्तों देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, लीमा सम्मेलन भी। तो ये सम्मेलन 1 से 12 दिसंबर 2014 में पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था आप जानिए। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किसी समझौते पर सहमति प्राप्त करना है और इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि 2011 में डरबन का सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आप देख सकते हैं 1997 का ये प्रोटोकॉल है जिसको COP3 कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये निर्णय हुआ कि 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर का 5.2% ग्रीन हाउस गैसों को कम कर दिया जाए, लेकिन भारत और चीन इससे मुक्त रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों UNFCCC के तहत राष्ट्रों को एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स 2 में रखा गया है। एनेक्स 1 में विकसित राष्ट्र जैसे USA, जर्मनी आदि हैं और नॉन एनेक्स में विकासशील राष्ट्र जैसे भारत और चीन हैं। और इस रोड मैप के तहत अगर हम देखें तो 3 प्रावधान लाए गए हैं। पहला है कि एनेक्स 1 राष्ट्रों पर बाध्यता आरोपित की गई कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। नॉन एनेक्स 1 के राष्ट्र मिलजुल कर विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे, किंतु इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यता नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित थी। UNFCCC के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित कोट दिया जाता है। विकासशील राष्ट्रों में भारत, ब्राजील आदि अपने कोट से अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं तो उसे कार्बन क्रेडिट के रूप में कमा सकते हैं। इन्हें ये विकासशील राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कार्बन व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है और 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। भोपाल गैस त्रासदी जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से हुआ था दोस्तों, इसके उपरांत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम में सरकार को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अन्य कानूनों में समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य जानिए कि ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के युवाओं को ग्रीन आर्मी का गठन किया है और भारत में कृषि में पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र शस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीय पौधे और कीट रोधी सस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा ग्लोबल एनवायरमेंटल जो सुविधा है, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, पारा मिनीमाटा अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण तथ्य है सस्टेनेबल फार्मिंग या धारणिक कृषि। इसका अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। इको मार्क प्रमाण पत्र क्या है? तो भारतीय उत्पादों को दिया जाता है ये प्रमाण पत्र जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है और ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा।
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है? पर्यावरण संरक्षण जो है अभिकरण। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित हैं। दोस्तों NEA या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, दोस्तों NEA क्या है? तो ये नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, इसका पूरा नाम NEAA है और इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए इसका गठन किया गया है जिनमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण के बारे में जान लीजिए। दोस्तों पूरा नाम इसका NEAA है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया और राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध के लिए किसी भी उद्योग या संचालन या प्रक्रिया या उद्योग या संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संस्थान है पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट में नीरी कहा जाता है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में की गई 1958 में। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारी और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोधन और विकास के लिए नीरी की स्थापना की गई है। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो दोस्तों ये जो है ब्रूटलैंड कमीशन आयोग जो है ब्रूटलैंड आयोग की अनुशंसाओं में ये शामिल था आवर कॉमन फ्यूचर में। इसके लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना है। और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और इसमें भविष्य की जो संसाधन है उनकी क्षति पहुंचाए बिना, यानी पर्यावरण सुरक्षा के मध्य वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। अब आइए जानते हैं NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसको हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहा जाता है। 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई और ये उन मामलों में जो है सुनवाई करता है जो पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में शामिल होते हैं। इसके चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं और इसकी बैठकें नई दिल्ली में प्रधान बैठक, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा भारत के संविधान में कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार करना है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और उनमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है और 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। पर्यावरण के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, पर्यावरण संबंधी जन जागरूकता लाने के लिए जजों की विशेष बेंच को हरित बेंच या ग्रीन बेंच की उपमा न्यायाधीश कुलदीप सिंह को पर्यावरण संबंधी मामलों में ग्रीन जज की संज्ञा से विभूषित किया गया। पर्यावरण के संबंध में गंगा नदी में चमड़ा कारखानों से छोड़े जाने वाले विषैले कचरे को बंद करने का निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने जन समस्या और आगरा के ताजमहल जो कि विश्व धरोहर में शामिल है उसको बचाने के लिए 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करवा दिया गया और सीसा रहित पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर हुई। 42वें संविधान संशोधन से पूर्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो पर्यावरण के बारे में प्रावधान करता है और पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया और 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा 2006 में पारित वनाधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। ये अधिनियम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन संपत्ति में अधिकार दिलाने से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन 1985 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अब दोस्तों लास्ट में आइए जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संचालित योजनाएं हैं।
तो विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर दुनिया की लगभग 18% आबादी वाला देश भारत पर्यावरणीय मुद्दों का प्रबंधन करने में पीछे रह गया है। भारत सरकार ने पर्यावरणीय गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। उनमें एक तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, बढ़ते औद्योगिकरण के कारण निरंतर हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण के लिए 29 मार्च 1981 को अधिनियम पारित किया गया और 16 मई 1981 से इसे लागू किया गया। 1987 में इसमें शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम जो 1988 है, ये मानव जीवन की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम को और सशक्त बनाने के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980-88 में संशोधन किया गया। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो योजनाएं संचालित की गई हैं, उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 5 जून 1972 से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया है, जिसके अंतर्गत मानव, प्राणियों, जीवों, पदार्थों को संकट से बचाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है सामान्य और व्यापक कानून का निर्माण करना इस अधिनियम के द्वारा संभव हो पाया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए मानव एवं पर्यावरण खंड में। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था और इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।